हेलो एवरीवन। 3 से लेकर 7 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछला वीडियो जो था आप लोगों को ऐप में मिल गया होगा, ठीक है ना, जहाँ पर हम लोगों ने 1 और 2 अक्टूबर की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस की थी। इसी तरीके से जब एक वीडियो भर का कंटेंट इकट्ठा हो जाता है तब हम लोग जो है धीरे धीरे वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं। तो कई सारे लोगों के मन में डाउट्स था कि सर वीडियोज़ कब मिलेंगे, बार बार मुझसे पूछ रहे थे व्हाट्सअप वगैरह पर कि सर वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। तो वीडियोज़ आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। उसके लिए आप लोग जो पेशेंस बनाकर रखिए। जब एक वीडियो भर का कंटेंट इकट्ठा हो जाता है तब आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि डेली बेसिस पर 4-5 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के। तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएं, 2-4 दिन बीत जाए, उसके बाद में अगर एक वीडियो भर का कंटेंट होता है तब थोड़ा सा बनाने में मजा भी आती है, नहीं तो 5-10 मिनट का वीडियो बनाने से कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को वीडियोस मिलता रहेगा, कंटेंट आप लोगों को पूरा मिलेगा। उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो लोग पुराने हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, चैनल के थ्रू से जानते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैंने एक महीना छोड़ने के बाद में भी, जब मई में अप्रैल मई में जब कोविड वाला सिनेरियो चल रहा था, फिर जुलाई में कुछ मैसअप हुई थी चीज़ें, तो एक महीना मेरे से कंप्लीट पूरी तरीके से छूट गया था। मैं एक महीने के बीच में एक भी वीडियो नहीं डाल पाया था। लेकिन फिर भी 25 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ, 25 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उस वहाँ तक आते आते मैंने सारा चीज़ें, सारा कोर्स जितना भी सिलेबस था सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। तो कोर्स के लिए आप लोग मत परेशान हो कि वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, रेगुलर नहीं आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं। वो मेरा काम है, आपका काम पढ़ने का है, आप पढ़ाई करो, ठीक है ना। एंड ऑफ द डे तक आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी और इतना टाइम भी मिलेगा कि आप लोग रिवाइज भी कर पाओ, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, ठीक। 3 से 7 तक की आज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे एसबीआई एग्जाम के लिए, जो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ध्यान से आप लोग सुनो और आप लोग अपने नोट्स वगैरह भी बनाया करो। वीडियोस आप भले देख रहे हो, ये पेड बैच है, पेड बैच में आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगी। लेकिन इन दोनों चीज़ों को मिलने के बाद में भी ना थोड़े बहुत नोट्स आप लोग भी बनाया करो, क्योंकि जब एग्जाम आ जाएगा ना तो उस टाइम पर आप लोग क्या करोगे ना कि रिवाइज उस टाइम पर सारे वीडियोस नहीं देख पाओगे और उस टाइम पर सारी की सारी पीडीएफ आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। तो रिवीजन के लिए एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स थोड़ा थोड़ा आप लोग जो है डेली वाइज पे थोड़ा थोड़ा एक नोटबुक बनाते रहा करो। एक बार अपने हाथ से आप लोग नोट्स बनाए रहोगे, एक बार वीडियो देखे रहोगे और एक बार पूरी पीडीएफ पढ़ लिए रहोगे, तो सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी और थोड़ा सा तैयारी भी बेहतर हो जाएगी ना। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है प्रॉपर नोट्स भी थोड़ा बहुत बनाओ। एटलीस्ट हर क्वेश्चन से रिलेटेड 2-4 पॉइंट ही लिखो, लेकिन लिखो थोड़ा बहुत आपका अपना सेल्फ नोट्स होना चाहिए, क्योंकि वीडियोज़ में सारी मेहनत मेरी, आप लोगों को सिर्फ सुनना है। पीडीएफ जो आप लोगों को मिलेगी सारी मेहनत वहाँ पर मेरी रहेगी, कंटेंट मैं बना के दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग कलम चलाओ। मेरा मानना ये है कि पढ़ने से और सुनने से बजाय अगर थोड़ा बहुत आप लोग लिखोगे, थोड़ा बहुत नोट डाउन करोगे, तो वो जल्दी याद होता है और काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। ये मेरी सजेशन है आप लोगों के लिए। बाकी अगर आप लोगों को ये बेहतर नहीं लग रहा है, बिना नोट्स बनाए आप लोग बेहतर कर पा रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल अलग अलग स्टेमिना होती है, अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, आप लोग उस तरीके से करो। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं इसी तरीके से बोलूँगा कि छोटा मोटा थोड़ा बहुत ही नोट्स आप लोग बनाओ, लेकिन कुछ ना कुछ नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि वीडियो और पीडीएफ तो यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपका नोट्स भी रहेगा तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया गया है, कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बताई गई और अब सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 14 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, आज 15वां क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली साइंड ए को लेंडिंग एग्रीमेंट विद यूग्रो कैपिटल टू प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमईज एट अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। हिंदी में अगर इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो किस बैंक ने हाल ही में एमएसएमईज को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण सहायता प्रदान करने के लिए यूग्रो कैपिटल के साथ में एक सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सह ऋण समझौते का मतलब हो जाता है को लेंडिंग एग्रीमेंट, ठीक ना। इसका जब हिंदी हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो इस तरीके से बनता है। हिंदी में अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए ना तो आप लोग इंग्लिश पढ़ लिया करो, इंग्लिश में चीज़ें थोड़ा आसानी से और जल्दी समझ में आ जाती हैं। इसीलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखी जाती है कि क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और ऑप्शन में ऐसी कुछ टिपिकल इंग्लिश होती नहीं जिसके लिए हिंदी ट्रांसलेशन की जरूरत पड़े। लेकिन अगर क्वेश्चन ही अगर आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो फिर उसका आंसर कैसे याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन को 2 लैंग्वेज में देने का, हिंदी और इंग्लिश में देने का लॉजिक यही है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा आईडीबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आईडीबीआई बैंक ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है और कुछ भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखो यूग्रो कैपिटल और ये याद रखो आईडीबीआई बैंक, इन दोनों के बीच में को लेंडिंग एग्रीमेंट हुआ था। किस लिए हुआ था? टू सपोर्ट टू प्रोवाइड द क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमईज एट अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। सस्ते ब्याज दरों पर एमएसएमईज को क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये को लेंडिंग एग्रीमेंट किया गया है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। आईडीबीआई बैंक इसका आंसर होगा। तो अगर आईडीबीआई बैंक का इसका आंसर होगा तो आईडीबीआई बैंक के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग और जानेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। राकेश शर्मा इसके एमडी एंड सीईओ होंगे। कौन? राकेश शर्मा, ठीक है ना।
राकेश शर्मा, ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1964 इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर होगा। ठीक, ये आईडीबीआई बैंक इसका आंसर था, इसलिए मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया। बाकी ये और भी जो बैंक हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक, जिस स्टाइल में जिस हिसाब से हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाते थे उसी स्टाइल में यहाँ पर भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जो पर्टिकुलर बैंक उसका आंसर होगी, उसका हेडक्वार्टर, टैग लाइन, एमडीसीओ, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी और जो भी चीज़ें रहेंगी उसको आप लोगों को पता होना चाहिए, उस टाइम पर आप लोगों को रिवाइज करना है। ठीक ना, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं शक्तिमान टाइप में, लेकिन अभी इसमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं कई बार। ठीक ना, पूछे जाएँ या ना जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ठीक है, अभी इसका एमडीसीओ कौन है, चेयरमैन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, टैग लाइन क्या है, ठीक है ना, और बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये आप लोग पता करना। और यूग्रो कैपिटल की भी यहाँ पर बात हुई है, तो यूग्रो कैपिटल के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका भी हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विच हैज रिसेंटली ज्वाइंड यूएन सपोर्टेड इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ESG क्रेडिट रिस्क नेम्ड प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। पहली भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम बताइए जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित पर्यावरण सामाजिक शासन ESG क्रेडिट जोखिम में शामिल हुई, जिसका नाम जिम्मेदार निवेश के सिद्धांत है। हिंदी फिर से कठिन है तो इंग्लिश आप लोग पढ़ लेना। इसमें ये पूछा गया है कि उस इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम बताना है जिसने अभी हाल ही में यूएन सपोर्टेड इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस क्रेडिट रिस्क में जिसका नाम की प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट है, इसको इसने ज्वाइन किया हुआ है। ये इसमें पूछा गया है कि उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम बताओ, उस इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम बताओ जिसने अभी हाल ही में यूएन सपोर्टेड इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस क्रेडिट रिस्क में जो है को ज्वाइन किया हुआ है। और इस इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस क्रेडिट रिस्क का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, फिर से सुनो आप लोग, प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट यानी कि PRI, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? PRI। ठीक है ना, PRI क्या है आप लोग बताओ? PRI क्या है? PRI क्या है? प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, ये PRI इसी का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो PRI जो है ये एक यूएन द्वारा बैक्ड अप, यूएन के द्वारा समर्थित एक इनिशिएटिव है जो कि ESG क्रेडिट रिस्क के साथ डील करता है। ESG यानी कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस क्रेडिट रिस्क के साथ में ये डील करता है। ESG का फुल फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। और अभी ये जो एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च है, इसने अभी हाल ही में PRI के साथ में एसोसिएट हुआ है ये। ठीक है ना, PRI क्या है ये बता दिया गया आप लोगों को। तो ये जो हमारा एक्यूट रेटिंग रिसर्च है, ये अभी हाल ही में PRI के साथ में इसका एसोसिएशन हुआ है। और ये पहली इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने यूएन सपोर्टेड इनिशिएटिव के साथ में एसोसिएशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च। तो इसकी अगर बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर भी महाराष्ट्र में हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके अगर हम लोग CEO की बात करेंगे तो शंकर चक्रवर्ती ये इसके CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC की यहाँ पर बात हो रही है। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और BC पटनायक, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा। BC पटनायक ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। LIC में एक चेयरमैन होता है, LIC में एक चेयरमैन और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, LIC में एक चेयरमैन और MD की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। ठीक ना, MR कुमार जी जो है उसके चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर का भी आप लोगों को एक का नाम मैंने बता दिया, बाकी 3 का नाम आप लोगों को पिछले कई वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है। और आप लोग उसको बताओ, कमेंट करो। नहीं भी पता है तो इसमें इस बात को लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि चारों MD के नाम नहीं पता है, क्योंकि पूछा जो जाता है ज़्यादातर चेयरमैन पूछा जाता है। ठीक है ना, और LIC के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच लोन अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर चेन्नई सिटी पार्टनरशिप सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज प्रोग्राम। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा चेन्नई सिटी पार्टनरशिप सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज प्रोग्राम के लिए कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 150 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए। 150 मिलियन USD।
और अप्रॉक्सीमेट अगर हम लोग इसकी बात करें तो 1112 करोड़ रुपए, ठीक है ना, ये इसकी INR में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। 1112 यानी कि 1112 करोड़ रुपए ये इसकी INR में वैल्यू हो जाएगी, किसकी, 150 मिलियन USD की, ठीक है। और लोन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, लोन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये लोन दिया गया है, चेन्नई सिटी पार्टनरशिप सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम को ये लोन दिया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से समझना। अभी स्केल 2 और 3 का जो पेपर हुआ था कुछ टाइम पहले, RRB PO का जो पेपर हुआ था, वहाँ पर क्या पूछा गया था कि डाटा से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत सारे लोगों को लोन अमाउंट भूल गया था, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भूल गई थी। तो ये हमें नहीं भूलना है, इसको हमको याद रखना है, किसके द्वारा लोन दिया गया, किसको लोन दिया गया, कितने का लोन दिया गया और क्यों लोन दिया गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखी हैं। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग थोड़ा बहुत छोटा मोटा नोट्स आप लोग बनाया करो। तो जो भी आप लोगों की नोटबुक है ना, उसके स्टार्टिंग के शुरू के 4 से 10 पेज छोड़ दिया करो, उसके बाद आप लोग लिखना शुरू किया करो। और शुरू के जो 4 से 10 पेज छोड़ते हो, वहाँ पर एक टेबल बनाओ GDP के लिए। एक साइड में लिख लो कि सारी GDP जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनका सबका नाम लिख लो। उसके ऊपर में लिख लो कि कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर्स हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे ही उनका कोई प्रोडिक्शन आता है, जैसे उनका कोई प्रोजेक्शन आता है, वहाँ पर वो लिखते जाओ। जैसे ही उसको उन्होंने मतलब उनका नया प्रोजेक्शन आता है, पिछले प्रोजेक्शन को काटकर नए फाइनेंशियल ईयर के लिए या नया जो चीज़ें उसको लिखते जाओ। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक आप लोगों की अपडेटेड GDP प्रोजेक्शन की एक पूरी टेबल तैयार रहेगी, जिसके लिए आप लोग बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना कि सर वीडियो बना दो या सर PDF प्रोवाइड करा दो अपडेटेड GDP प्रोजेक्शन का। तो वो परेशान होने की जरूरत नहीं होगी आप लोगों को, आप लोग खुद ही कर सकते हो। और खुद ये कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। खुद से अगर आप लोग एक पूरी टेबल मेंटेन करके रखोगे जैसे जैसे अपडेट हो रहा है, तो वो बेहतर रहेगा और आपको याद भी रहेगा, ठीक है ना। एक GDP का बना लो, दूसरा लोन के लिए बना लो। एक पेज वर्ल्ड बैंक के लिए छोड़ दो, एक्सिम बैंक के लिए छोड़ दो, SBI के लिए छोड़ दो, नाबार्ड के लिए छोड़ दो, सिडबी के लिए छोड़ दो, IMF के लिए छोड़ दो, IBRD के लिए छोड़ दो। एक एक पेज इन सब के लिए छोड़ दो। और इन पेजों पर ये लिखो कि इनके द्वारा किसको किसको लोन दिया गया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए दिया गया, कितने कितने का लोन दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो बड़ा एग्जाम है, बड़े एग्जाम की तैयारी बड़े तरीके से और अच्छे तरीके से करनी चाहिए, और यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बनाओ और शुरू के 2-4 पेज में सिर्फ लोन के बारे में लिख लो, GDP प्रेडिक्शन के बारे में लिख लो, कोई गवर्नमेंट स्कीम आ रही है तो उसके बारे में लिख लो। ये चीज़ें PDF में तो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगे, लेकिन लास्ट में आप लोगों को क्या सेग्रीगेट करके नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। तो इसके लिए क्या है कि अभी से आप लोग तैयारी करो और अभी से आप लोग इन सारी चीज़ों को एक अलग जगह से लिखते रहो, जिससे लास्ट में कहीं पर कोई इशू ना आए, ठीक है ना। तो नोट्स के स्टार्टिंग में सारी चीज़ें लिख लिया करो। और मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से बोलूँगा कि थोड़े बहुत नोट्स आप लोग बनाओ। वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं, PDF आप लोगों को मिल रही है, लेकिन एग्जाम टाइम से पहले आप लोग वीडियो तो देख नहीं पाओगे, क्योंकि वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं ना, और रिवाइज करने के लिए कुछ तो आप लोगों के साथ में होना चाहिए ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत नोट्स आप लोग बना कर रखो, ठीक है। और अब इस प्रोग्राम के बारे में, जो चेन्नई सिटी पार्टनरशिप सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटा बस ये समझ लो कि चेन्नई को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का ये प्रोग्राम है, बस इतना ही जानना है इसमें। और लोन अमाउंट, प्रोग्राम का नाम क्या है, किसके द्वारा ये लोन दिया गया है, कितने का लोन दिया गया है, बस इतना ही इस क्वेश्चन में याद करना है। इतना ही आप लोग याद कर लो, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जरूरी है, और इससे ज़्यादा और इसमें कुछ पूछा भी नहीं जाता इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच लोन अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द मेघालय हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा मेघालय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है। ये भी लोन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग एक जगह लिखो। इसमें भी लोन जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही दिया गया है। किसको दिया गया है, मेघालय हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट के लिए दिया गया। कितने का लोन दिया गया ये इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 40 मिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम लोग इसकी जानना चाहें तो 296 करोड़ रुपीज़ ये INR में इसकी वैल्यू हो जाएगी। किस में, INR में ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। ये CR है करोड़ के, 296 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग जान के रखो, USD में भी वैल्यू जान के रखो और INR में भी जान के रखो। क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी की जा सकती है, जिस तरीके से डाटा आजकल पूछा जा रहा है। अभी स्केल 3 में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, अभी जो हुआ 25 तारीख को, उसमें ये पूछा गया था कि GST कलेक्शन जो हुआ था लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार GST कलेक्शन कितना प्रतिशत अधिक हुआ था। लोग सिर्फ इतना याद करते हैं कि लास्ट ईयर में कितना GST कलेक्शन हुआ था और इस बार कितना GST कलेक्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि कितना प्रतिशत उससे अधिक या कम हुआ था ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व कर ही लिए हो यहाँ पर। वो ये जानना चाह रहे हैं अब ये कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा हो, तो इसके लिए तो आप लोगों को पिछला भी पता होना चाहिए, इस बार का भी पता होना चाहिए, या फिर आप लोग डायरेक्टली पढ़े रहो कि कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, तभी आप कर पाओगे ना। तो क्वेश्चन को अगर कॉम्प्लिकेटेड करना होगा तो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं और ये भी बताया जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर की जा रही हैं, तो इस हिसाब से आप लोग इसको समझते हुए चलो, ठीक है। और ठीक है ना, बाकी और ज़्यादा इसमें कुछ मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमको इसमें जानना था इतना हम लोगों ने जान लिया। और वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में होगा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। डेविड आर मालपास, ठीक है ना, डेविड आर मालपास ये इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। 189 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। कई बार स्टेट भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फ्रेम करके, तो आप लोग याद रखना ये मेघालय की बात हो रही है। लोन अमाउंट दे देंगे, बोल देंगे कि 40 मिलियन यूएसडी का लोन अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन से स्टेट के हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था, तो आप लोगों को उस समय फिर मेघालय आंसर लगाना पड़ेगा ना। तो ये तभी लगा पाओगे जब आपको एग्जैक्ट लोन अमाउंट और किसके द्वारा लोन दिया गया ये पता रहेगा तो ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोग करते हुए चलो, दिमाग में सारी चीज़ें बैठनी चाहिए। एक बार सुनो, दो बार सुनो, इतना फोर्सफुली और इतना बार बार मैं चीज़ें बता रहा हूँ तो आप लोगों की सारी चीज़ें याद होनी चाहिए और कान खोलकर सारी चीज़ें सुनो। SBI का एग्जाम है, चीज़ें थोड़ा सा टफ भी रह सकती हैं, थोड़ा डाटा बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक ना। तो हमको तैयारी करनी है तो हम बेहतर तरीके से ही क्यों ना करें अपनी तैयारी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड नैव ई कैश कार्ड इन पार्टनरशिप विद द इंडियन नेवी ऑन INS विक्रमादित्य, द लार्जेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। हाल ही में किस बैंक ने भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी में NVA नैव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो इंडियन नेवी का एक INS विक्रमादित्य एक इसका लार्जेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट है इंडिया का, ठीक है ना। इस पर जो है कौन सी बैंक ने नेवी के साथ में मिलकर नया वी कैश कार्ड लॉन्च किया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्या आंसर होगा इसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये नाम भी आप लोग याद रखना, नैव ई कैश कार्ड नैव ई कैश कार्ड नाम याद रखना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन नेवी के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? INS विक्रमादित्य पर लॉन्च किया गया है। INS विक्रमादित्य जो कि इंडियन नेवी का जो है लार्जेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को इस तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन नेवी ने पार्टनरशिप में इंडिया के लार्जेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर नैव ई कैश कार्ड भी हाल ही में लॉन्च किया हुआ था। और ये जो नैव ई कैश कार्ड है इसके अंदर डुअल चिप टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ये नैव ई कैश कार्ड है, इसके अंदर जो है डुअल चिप टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है, जिससे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शंस किए जा सकें। अब मैं जैसे कि बताता हूँ, हर क्वेश्चन में जो भी बैंक उसका आंसर रहेगा उसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, बाकी के बारे में आप लोगों को पता होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इस तरीके से कर आने वाले टाइम में हर मतलब जैसे जैसे वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी सारी बैंकों के बारे में आप लोगों को याद हो ही जाएगा। और जो लोग यूट्यूब पर लगातार पिछले सारे वीडियोज़ वगैरह देखे थे उनको याद ही है, जो लोग नए हैं और फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं, पिछली बार वीडियोस नहीं देखे थे तो उनके लिए बताना जरूरी है कि स्टाइल मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा यही पुराना वाला ही है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाएंगी, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर होगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। दिनेश कुमार खारा ये इसके चेयरमैन हो जाएंगे। द बैंकर टू एवरी इंडियन, फिर से सुनो, द बैंकर टू एवरी इंडियन ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। 1 जुलाई 1955 इसका इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, ठीक है। 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 में SBI की स्थापना की गई थी। SBI के बारे में मैंने बताया, बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और इसी उम्मीद के साथ में हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। Which small finance bank SFB has recently launched a current account named Supreme for non-resident Indians NRIs? किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में अनिवासी भारतीयों के लिए सुप्रीम नामक एक चालू खाता लॉन्च किया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो इसका हेडक्वार्टर MDC जो मैं आपको बताऊंगा, बाकी और जो ऑप्शन में ये आपको पता होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो ईसाफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर थ्रिसूर केरला में है। कहाँ पर है? थ्रिसूर केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो KP थॉमस, ठीक है ना,
केपी थॉमस, ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। एक क्वेश्चन अभी आरआरबी स्केल 2 में ये पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है ना, टोटल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, ये आरआरबी स्केल 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, ठीक। और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि 2020 में, फिर से सुनो आप लोग कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि 2020 में स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गया था, ठीक ना। यानी कि 2020 से पहले जो शिवालिक है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं हुआ करती थी। आरबीआई की स्कीम चलाई गई थी जिसके द्वारा जो है बैंकों को जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, कोऑपरेटिव बैंकों को कन्वर्ट किया जा रहा था। तो शिवालिक को जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया 2020 में। और ऐसा करने वाला ये शिवालिक जो है, ये शिवालिक जो है ये इंडिया का पहला ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। बाकी उज्जीवन, सर्वोदय और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर, एमडीसीयू, एटलीस्ट ये चीज़ें आपको पता होंगी ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं पता है तो वीडियो देखते चलो, धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। हर क्वेश्चन में नई बैंक होती है, नई स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है, नई पेमेंट बैंक होती है। तो उस टाइम पर आप लोगों को उसका हेडक्वार्टर वगैरह बता दिया जाता है और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में सारी चीज़ें आप लोगों को अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। वीडियो को ध्यान से सुनते रहोगे तो, नोट डाउन करते रहोगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has recently been appointed as an administrator of Sri Infrastructure Finance Limited and Sri Equipment Finance Limited by the RBI? हाल ही में आरबीआई द्वारा श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है ना, इसको श्रेय भी यहाँ पर ट्रांसलेट होकर आया है। तो इसके प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आरबीआई के द्वारा, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रजनीश शर्मा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रजनीश शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने अभी हाल ही में इन दोनों एनबीएफसीज पर, ये जो श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, ये दोनों क्या है, एनबीएफसी हैं, ठीक ना, ये दोनों एनबीएफसी हैं। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में इन दोनों एनबीएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया। क्यों सस्पेंड कर दिया गया? गवर्नेंस इशू होने की वजह से इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, इन दोनों एनबीएफसीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर, फिर से सुनो, और बैंक ऑफ बड़ौदा के फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर रजनीश कुमार जी को इन दोनों एनबीएफसीज का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, ठीक है ना, इन दोनों एनबीएफसीज का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। तो जो रजनीश कुमार जी हैं ये कौन है, इनके बारे में भी आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 आई फर्स्ट में लिख दे रहा हूँ, सेक्शन 45 आई फर्स्ट। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 आई फर्स्ट के तहत में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड किया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना। और ये रजनीश शर्मा जी की सहायता के लिए 3 लोगों की एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई है। जब रजनीश शर्मा जी को इन दोनों एनबीएफसीज का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है तो इसके साथ साथ में इनको 3 लोगों की एक कमेटी भी दी गई है जो कि रजनीश शर्मा जी की सहायता करेंगे। रजनीश शर्मा जी कौन है, इनका डेजिग्नेशन क्या था, कहाँ से रिटायर हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच कंट्री विल रिसीव टैक्स एक्सपर्टाइज फ्रॉम इंडिया अंडर द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर TIWB प्रोग्राम। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर TIWB कार्यक्रम के तहत में कौन सा देश भारत से कर विशेषज्ञता प्राप्त करेगा, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा सेचल्स, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सेचल्स। ये जो TIWB है, TIWB यानी कि इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये TIWB एक प्रोग्राम है और ये जो प्रोग्राम है ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, ठीक है, दोनों नाम आप लोगों के सामने लिखा गया, ठीक है ना। ये जो TIWB है ये UNDP और OECD का ज्वाइंट इनिशिएटिव है जो कि 2015 में लॉन्च किया गया। ज्वाइंट इनिशिएटिव है जो कि 2015 में लॉन्च किया गया और इस बार ये जो है 6वां प्रोग्राम है, ठीक है ना। इस बार ये 6वां प्रोग्राम है जिसमें कि इंडिया जो है वो सेचल्स को टैक्स असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सेचल्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अंडर व्हिच एक्ट आरबीआई हैज़ रिसेंटली गिवन ए लाइसेंस टू द
6,000 crores नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL टू स्टार्ट ऑपरेशंस एज द बैड बैंक? बढ़िया क्वेश्चन है। आरबीआई ने हाल ही में किस अधिनियम के तहत 6,000 करोड़ रुपए की नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को बैड बैंक के रूप में संचालन शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया है? आरबीआई के द्वारा अभी NARCL को बैड बैंक के रूप में काम करने के लिए बैंकिंग लाइसेंस दिया गया है। तो ये लाइसेंस जो दिया गया है किस अधिनियम के तहत दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और ये जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, इसकी कैपिटल वैल्यू कितनी बताई गई है? 6,000 करोड़ रुपए की, ठीक है ना। तो ये लाइसेंस जो दिया गया है ये कौन से अधिनियम के तहत में दिया गया है, कौन से एक्ट के तहत में ये दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सरफेसी एक्ट ऑप्शन नंबर ए। सरफेसी एक्ट ऑप्शन नंबर ए 2000, सरफेसी एक्ट 2002, सरफेसी एक्ट 2002 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। NARCL को आरबीआई के द्वारा सरफेसी एक्ट 2002 के तहत में बैड बैंक के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ऑन विच डेट इंडिया हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड द फर्स्ट एवर नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस NPS दिवस? हाल ही में भारत ने हाल ही में किस तारीख को पहली बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस, इसमें पूछा है कि भारत ने हाल ही में किस तारीख को पहली बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाया है, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस मनाया गया है, कौन सी डेट को, ये इसमें पूछा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2021, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021। PFRDA बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इसका फुल फॉर्म बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता है आप लोग पता करो, ये इतनी जिम्मेदारी आप लोगों की है। PFRDA ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस है, ये PFRDA का एक कैंपेन है, ठीक है। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही एक पार्ट है। PFRDA के द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट किया गया। ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस है, इसको किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो PFRDA के द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट किया गया। और PFRDA के द्वारा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ध्यान से सुनो। इसी मौके के दौरान PFRDA के द्वारा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत पर्याप्त मात्रा में इनरोलमेंट करने के लिए APY बिग अचीवर्स, अटल पेंशन योजना APY का मतलब हो जाएगा APY बिग अचीवर्स और लीडरशिप कैपिटल का अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को। किसके द्वारा? PFRDA के द्वारा। क्यों दिया गया है? अटल पेंशन योजना के तहत में पर्याप्त मात्रा में इनरोलमेंट करने के लिए। कौन से बैंक को दिया गया? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई। PFRDA की यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। फुल फॉर्म में बिल्कुल नहीं बताऊँगा, ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो पता करो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा PFRDA का। और PFRDA के चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुप्रतिम बंदोपाध्याय, ठीक है, सुप्रतिम बंदोपाध्याय ये इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। NIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम नेम्ड प्रबल हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री फॉर पेमेंट्स टू डोमेस्टिक डिफेंस सप्लायर्स? घरेलू रक्षा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रबल नामक एक IT सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम भुगतान और लेखा प्रणाली शुरू की गई है? पहली बात तो ये नाम आप लोग याद रखना, प्रबल, ठीक है ना। और किसके लिए लॉन्च किया गया, कौन से मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया, ये इसमें पूछा गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाले डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, DAD, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है, ठीक है ना। कौन सा डिपार्टमेंट? डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और ये जो है डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा ही इसे डेवलप किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और इसके माध्यम से डोमेस्टिक डिफेंस सप्लायर्स को पेमेंट किया जाएगा बिना किसी डिले किए हुए, ठीक है ना। डोमेस्टिक डिफेंस सप्लायर को बिना किसी डिले के पेमेंट्स किया जाएगा इसके माध्यम से। डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो डिफेंस मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? राजनाथ सिंह, ठीक है ना। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो जाएंगे, ठीक ना। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है आप लोग कमेंट कर बताओ। चलो रहने दो, मैं ये बता दे रहा हूँ, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ UP है, ठीक है ना। लेकिन ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी मिनिस्टर आ रहा है तो
वो लोकसभा से है या राज्यसभा में से है, अगर लोकसभा में है या राज्यसभा में है तो कौन से स्टेट से है, लोकसभा में है तो क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस तरीके से आप लोग तैयारी करोगे तो कम समय में बेहतरीन और इफेक्टिव तैयारी हो पाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबॉर्डिनेट डेब्ट टू व्हिच डेट। केंद्र सरकार ने अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को किस तारीख तक बढ़ा दिया है, ये इसमें पूछा है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2022, ऑप्शन नंबर सी। 31 मार्च 2022 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना। 30 सितंबर 2021 तक के लिए ये स्कीम थी। पहले की इसकी डेट क्या थी, पहले इसकी डेट थी 30 सितंबर 2021, ठीक ना। 30 सितंबर 2021 तक के लिए इसकी डेट थी पहले, जिसे कि अब बाद में जाकर 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया, और 6 मंथ्स के लिए बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 31 मार्च 2022 कर दिया गया। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और यही इसका आंसर होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं इस स्कीम के बारे में। तो 24 जून 2020 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी, 24 जून 2020 को ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत में। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबॉर्डिनेट डेब्ट आत्मनिर्भर भारत के तहत में ये स्कीम 24 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। इसके माध्यम से स्ट्रेस्ड एमएसएमईज स्पेशल मेंशन अकाउंट्स 2, ठीक है ना, स्पेशल मेंशंस अकाउंट 2 SMA 2 NPAs अकाउंट्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। और सिर्फ उन्हीं को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो कि RBI की गाइडलाइंस के अनुसार रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। RBI की जो भी गाइडलाइंस है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, उसके हिसाब से जो भी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल होते हैं उन्हीं को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और स्पेशल मेंशन अकाउंट, यहाँ पर मैंने भी आपसे लोगों से बात किया था SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, ठीक है ना, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 की बात किया था। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 जाने हम, उससे पहले हम लोगों को स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 के बारे में जानना होगा। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिनकी रीपेमेंट जो है वो 31 से 60 दिन के लिए 7 दिन के भीतर ओवरड्यू रहती है, ठीक है ना। ये किसकी बात हो रही है, SMA 1 की। तो इसकी जो डेडलाइन हो जाएगी 31 से 60 डेज के लिए, ठीक है ना, रीपेमेंट की, ठीक ना। SMA 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसे अकाउंट जिनकी रीपेमेंट जो है वो 61 से 90 डेज की, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो 61 से 90 डेज के लिए इनकी रीपेमेंट ड्यू होती है, ठीक ना। और अगर किसी की भी रीपेमेंट जो है 90 डेज से ज़्यादा की ड्यू रह जाती है तो 90 दिनों के बाद में उस अकाउंट को NPA घोषित कर दिया जाता है। 90 दिन के बाद में ऐसे अकाउंट को नेशनल यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया जाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2022, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, स्विंग प्राइसिंग हैज रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन फॉर ओपन एंडेड डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक्सेप्ट ओवरनाइट फंड्स, गिफ्ट फंड एंड गिल्ट विद 10 ईयर मैच्योरिटी फंड्स, ठीक है ना। ओपन एंडेड डेब्ट म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए हाल ही में किस संगठन द्वारा स्विंग प्राइसिंग शुरू की गई है, ये इसमें पूछा गया, ठीक ना। ओपन एंडेड डेब्ट म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए हाल ही में किस संगठन के द्वारा स्विंग प्राइसिंग शुरू की गई है, ये इसमें पूछा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेबी के द्वारा स्विंग प्राइसिंग शुरू की गई है। किसके लिए शुरू की गई है, तो ये भी इसमें बता दिया गया, ओपन एंडेड डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ा गया है, ओवरनाइट फंड्स को छोड़कर, गिफ्ट फंड को छोड़कर, गिल्ट विद 10 ईयर मैच्योरिटी फंड को छोड़कर, बाकी सबके लिए जो है ये स्विंग प्राइसिंग जो है ये लागू होगी, ठीक है। स्विंग प्राइसिंग यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है, क्या होता है ये स्विंग प्राइसिंग, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। हालांकि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग समझ जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़िया रहेगी, चीज़ें हमको थोड़ा सा समझ में आ भी जाएंगी, ठीक है। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम रिडेम्पशन प्रेशर फील कर रही है, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम रिडेम्पशन प्रेशर फील कर रही है, तो स्विंग प्राइसिंग जो है उस फंड हाउसेस को जो है म्यूचुअल फंड स्कीम की नेट एसेट वैल्यू को एडजस्ट करने की परमिशन देता है, ठीक है ना। नेट एसेट वैल्यू को एडजस्ट करने की परमिशन देता है। बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, फिर से एक बार बता रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो बस याद कर लेना, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। स्विंग प्राइसिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम रिडेम्पशन प्रेशर फील कर रही है तो स्विंग प्राइसिंग जो होती है वो फंड हाउसेस को म्यूचुअल फंड स्कीम्स की नेट एसेट वैल्यू को एडजस्ट करने की परमिशन देती है। इससे ज़्यादा और इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सेबी इसका आंसर हो जाएगा। और इन सभी का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर और चेयरपर्सन एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हाउ मच पेनाल्टी हैज रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द सेबी ऑन आदित्य बिरला मनी लिमिटेड फॉर मेकिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेबी ने हाल ही में आदित्य बिरला मनी लिमिटेड पर धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार करने के लिए कितना जुर्माना लगाया है, इसमें पूछा गया है। तो 1.02 करोड़ रुपीज़ ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की इसमें भी जरूरत नहीं। जुर्माने का अमाउंट आप लोग जान लो, किस पर लगाया गया है ये जान लो, किसके द्वारा लगाया गया है ये जान लो, क्यों लगाया गया है ये जान लो, बस इससे ज़्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सेबी की बात हो रही है, पिछले क्वेश्चन में भी सेबी की बात हुई थी। सेबी का हेडक्वार्टर मैंने पूछा था पिछले क्वेश्चन में, जितने भी ऑप्शंस दिए थे सबका हेडक्वार्टर मैंने आपसे पूछा था, सेबी वहाँ पर भी था, लेकिन सेबी का यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। बाकी जो भी और ऑप्शंस में थे पिछले क्वेश्चन में वो आपको पता होना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सेबी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में सेबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अजय त्यागी जो है ये इसके कौन हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है ना। चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे, चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अजय त्यागी जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। एज पर रिसेंटली रिलीज्ड आरबीआई रिपोर्ट टाइटल्ड क्वार्टरली बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स BSR1 आउटस्टैंडिंग क्रेडिट फॉर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स जून 2021, व्हाट इज इंडियाज बैंक क्रेडिट ग्रोथ इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। हाल ही में जारी आरबीआई की रिपोर्ट त्रैमासिक मूल सांख्यिकी रिटर्न BSR1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों जून 2021 का बकाया क्रेडिट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में बैंक ऋण वृद्धि क्या है, भारत की बैंक ऋण वृद्धि क्या है। आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट का नाम ये दिया गया है, ठीक है ना। और ये पूछा गया कि इस रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के पहले क्वार्टर के दौरान इंडिया की जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है वो कितनी है, इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5.8%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई 5.8% इसका आंसर हो जाएगा। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, शायद आई थिंक ऑप्शन नंबर ई आप लोगों को दिख नहीं रहा है। 5.8% ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5.8%, फिर से लिख दे रहा हूँ 5.8% ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। किस नाम से रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा रिलीज की गई, ये नाम भी आप लोग याद रखना। क्वार्टरली बेसिस स्टैटिस्टिकल रिटर्न BSR1 आउटस्टैंडिंग क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक SCBs जून 2021। PDF में ये चीज़ें मेंशन रहेंगी, लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q1 में, पहले क्वार्टर में बैंक क्रेडिट ग्रोथ में जो है 5.8% की ग्रोथ दर्ज की गई है, ठीक है ना, 5.8% की ग्रोथ दर्ज की गई है। और अगर बात करें पर्सनल लोन की तो 14.8, पर्सनल लोन की अगर हम लोग बात करें तो पर्सनल लोन में 14.8% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ हुई है इसी रिपोर्ट के अनुसार। ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है, और इसमें ज़्यादा यही पूछा जाएगा कि इंडियाज़ बैंक क्रेडिट ग्रोथ, इंडिया की बैंक क्रेडिट ग्रोथ कितनी हुई फाइनेंशियल ईयर 2022 के पहले क्वार्टर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.8, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और आज हम लोगों ने 3 से लेकर 7 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे। मेरे पास एक मैसेज और आ रहा था बार बार कि सर आप यूट्यूब पर भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो पेड क्लासेस क्यों ले आए हैं, क्या हम पेड क्यों लें, जब हमको यूट्यूब पर फ्री में कंटेंट मिल जा रहा है तो हम पेड कंटेंट क्यों लें। तो उनको मैंने रिप्लाई किया था, मैं सोचा कि बार बार किसी पर्टिकुलर हर इंसान को रिप्लाई करने से अच्छा है कि एक बार मैं वीडियो में बता दूं। देखो क्या है ना, यूट्यूब पर हमको क्लासेस लाने पड़ेंगे। यूट्यूब के जो भी क्लासेस आएंगी, यूट्यूब पर जो भी क्लासेस आएंगी वो प्रमोशनल क्लासेस होंगी। यूट्यूब को बंद नहीं किया जा सकता, यूट्यूब पर तो क्लासेस आएंगे ही आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब से ही ऑडियंस मिलती है, यूट्यूब से ही लोग जानेंगे, यूट्यूब से ही सारी चीज़ें होंगी। तो यूट्यूब पर तो क्लासेस चलेंगे ही चलेंगे, उसके साथ साथ में पेड बैच भी चलेगा। अंतर दोनों में ये है कि यूट्यूब पर सिर्फ प्रमोशनल क्लासेस आएंगी, यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस नहीं मिलेंगे। रेगुलर क्लासेस आप लोगों को ऐप पर ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे कि 1 और 2 अक्टूबर की क्लास आप लोगों को यूट्यूब पर दिखी थी और ऐप पर भी दिखी थी। आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पर 3 से लेकर 7 अक्टूबर तक की क्लास हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो ये यूट्यूब पर नहीं जाने वाली है, ये आपको ऐप पर ही मिलेगी। फिर हो सकता है कि बीच में 1-2 दिन की क्लास मैं यूट्यूब पर फिर डाल दूंगा, वो यूट्यूब पर और ऐप पर रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर जो क्लास आएगी वो केवल और केवल ऐप पर रहेगी। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐप पर आप लोगों को सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे पीडीएफ मिलेंगे। यूट्यूब पर प्रमोशनल क्लासेस बीच बीच में चलती रहेंगी और वो चलेंगी, उसके लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से ऑडियंस मिलती है, वहीं से लोग हमारे पास आते हैं, वहीं पे हम जैसे डेमो क्लासेस वगैरह नहीं होती इस तरीके से है। तो यूट्यूब पर प्रमोशनल क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी, हर हफ्ते में 1 या 2 क्लास यूट्यूब पर प्रमोशनल ही आएगी, लेकिन कंप्लीट क्लास यूट्यूब पर नहीं कराई जाएगी। जिन लोगों ने पेड लिया हुआ है कंप्लीट क्लास जो है वो इसी ऐप के थ्रू ही कराई जाएगी। तो होपफुली आप लोगों के सभी के डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। और बहुत ज़्यादा पैनिक मत करिए कि क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही चल रही है तो बहुत ज़्यादा वीडियोस सर नहीं मिल पा रहे हैं या
टाइम ज़्यादा निकल गया, वीडियोस कब आएंगे, वो मेरा काम है कंप्लीट कराने का। एक वीडियो भर का कंटेंट तो इकट्ठा होने दीजिए, तभी तो जाकर आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी। तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। आज 3-4 दिन का कंटेंट इकट्ठा हो गया था, तो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया। देखा होगा आप लोगों ने 15 से लेकर 30, केवल 15 ही क्वेश्चन इकट्ठा हो पाया है 3 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में। तो इसी हिसाब से आप लोगों को वीडियो की फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा होती रहेगी, कुल मिलाकर कंटेंट आप लोगों को पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। पढ़ाई अच्छे से करते रहो, SBI के एग्जाम है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों ने परचेज कर लिया है SBI के लिए। साथ ही साथ में मैथ्स के लिए DI वगैरह का कोई अच्छे टीचर्स का बैच आप लोग ले लो, क्योंकि SBI के लिए अगर आप तैयारी करो तो अच्छे से तैयारी करो। यूट्यूब पर और इधर उधर अननेसेसरीली पढ़ने से कोई फायदा होने वाला, टाइम केवल स्पॉइल होगा, मत करो। अच्छा बैच लेकर, आप लोगों की मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो ठीक ठाक बैच लेकर एक ओरिएंटेड तैयारी करो। यूट्यूब से यहाँ से आज कुछ पढ़ ले रहे हो, कल वो टीचर कुछ लेके ही नहीं आ रहा, परसों फिर और पढ़ ले रहे हो कुछ और कहीं से, इस तरीके से SBI नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। डेडिकेटेड पेड बैच ले लो कहीं से। एक बार SBI PO बन जाओगे ना, तो 1500 2-4 हज़ार रुपये जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो कहीं खराब नहीं जाएगा। और SBI PO नहीं भी बनोगे तो अपने ऊपर एटलीस्ट आप इन्वेस्ट करो, चीज़ें आप लोगों को आएंगी। तो तैयारी इस हिसाब से करो कि अच्छे से टीचर से मैथ पढ़ो, अच्छे टीचर से रीजनिंग पढ़ो, अच्छे टीचर से इंग्लिश पढ़ो, ठीक ना, और अच्छे टीचर से करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ही पढ़ो। और थोड़ा बहुत अगर खर्च हो रहा है तो कर दो, उसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्री में प्रीमियम कंटेंट तो कोई भी नहीं प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तैयारी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया है उनका एक प्रॉपर ग्रुप बना दिया गया है, उस ग्रुप में भी आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें आप लोग ग्रुप में भी कर सकते हो। जितने लोग कोर्स परचेज करते जाएंगे उनका एक प्रॉपर ग्रुप बनता जाएगा, उसी ग्रुप में सारे लोग ऐड होते जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पर आप लोगों को चैट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, तो आप लोग वहाँ पर भी और सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, चैट कर सकते हो। वहाँ पर मैं भी रहूँगा, मेरे से भी कोई डाउट्स होता है तो भी पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों के पास में, कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग क्लियर करो उसको। लेकिन अल्टीमेटली पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई धुआंधार तरीके से, जोरदार तरीके से होती रहनी चाहिए। चलिए, थैंक यू।